हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स और यूनिट 2 के बारे में, है ना। पहली यूनिट का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और यूनिट 2 का नाम है इलेक्ट्रिक करंट मींस वैद्युत धारा, है ना। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चार्ज था वो स्टेबल था मींस स्थायी था, और स्थायी चार्ज में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार आपको बता देते हैं। हमने उसके लिए वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था, हमने वैद्युत क्षेत्र में किसी भी चार्ज पर लगने वाले फोर्स को पढ़ा था, हमने दो चार्जों के बीच लगने वाले फोर्स को पढ़ा था, हमने गॉस लॉ पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, संधारित्र पढ़ा था। क्या ये ढेर सारी बातें की थी हमने फर्स्ट यूनिट में? बिल्कुल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंड यूनिट पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत धारा। क्या बोलेंगे? वैद्युत धारा। और इस यूनिट 2 में 2 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर? 2 चैप्टर। कौन कौन से एक बार देख लीजिए। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। पहला चैप्टर है वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। पीछे वाली यूनिट भी 8 नंबर में थी और ये वाली यूनिट भी अगेन 8 नंबर में होने वाली है। और सेकंड जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। और इसी में एक चीज और पढ़ी जाएगी अच्छे से, जिसका नाम होगा ये वैद्युत सेल। कोई दिक्कत नहीं है। यानी पिछली यूनिट में, यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर थे, वो 8 नंबर में यूनिट थी। इस यूनिट में 2 ही चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है वैद्युत चालन तथा ओम का नियम और दूसरा है किरचॉफ के नियम और वैद्युत सेल। तो ये दोनों भी चैप्टर 8 नंबर में है। यानी आपको ये अच्छे से तैयार हो तो 8 नंबर आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत धारा क्या है ना। तो आज की जो क्लास होने वाली वो पूरी तरह से थ्योरिकल क्लास है, मींस इसमें डेरिवेशन जैसा आज कुछ नहीं है। भी कल की जब क्लास शुरू होगी तो उसमें डेरिवेटिव पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करते हैं कि वैद्युत धारा क्या है ना। तो एक टॉपिक को समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो देखो, सबने मेरे ख्याल से नदी में पानी के प्रवाह को तो देखा ही होगा, है ना, अच्छे से। तो उसको कहते क्या है? हम कहते हैं ना कि वो नदी की धारा है, वो नदी की धारा है। तो अगर हम सेम लाइन यहां बोले कि चालकों में जिस प्रकार नदी में पानी बहता है, चालकों में वैसे ही कौन बहता है? आवेश। कौन बहता है? आवेश। वहां उसको केवल धारा बोलते हैं, मींस जल धारा बोलते हैं। यहां ही बोलेंगे वैद्युत धारा। क्या बोलेंगे? वैद्युत धारा। तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार नदी में जल का प्रवाह होता है, ठीक उसी प्रकार किसी चालक में आवेश का भी प्रवाह होता है, और आवेश के प्रवाह को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, मींस वैद्युत धारा बोलते हैं। कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। अगर हम ये कहें कोई पार्टिकुलर एरिया है, पार्टिकुलर चालक का सेक्शन लेकर के, है ना, सपोज हमने कहा ये किसी चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, मींस ये काट है ना। और इस काट में या इस काट के लंबवत बहुत सारे चार्ज निकल रहे हैं, है ना। और वो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। तो चूंकि हम सभी जानते हैं जो वैद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के ठीक उल्टी होती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के ठीक उल्टी होती है। तो इसमें बहुत सारे प्लस भी ले सकते हैं और बहुत सारे माइनस भी ले सकते हैं, बट हम केवल एक चार्ज पर चर्चा करेंगे। कोई भी ले सकते हैं। सपोज वो इलेक्ट्रॉन है, सपोज वो इलेक्ट्रॉन है, मींस किसी पार्टिकुलर एरिया से एक निश्चित टाइम में इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है। तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा, मींस ठीक उल्टा, जैसा कि आपने कक्षा 10 या छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा। मींस इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जो दिशा होती है वो हमेशा, या धारा की जो दिशा होती है वो चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की उल्टी होती है। तो इलेक्ट्रॉन हमने कहा कि इधर की ओर गति कर रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं, तो इसमें जो करंट आएगा वो पीछे की तरफ आएगा। करंट का मैग्नीट्यूड कितना मान लिया हमने? आई। कोई दिक्कत तो नहीं। हालांकि हम ऐसे भी समझा सकते थे कि इसमें बहुत सारे प्लस चार्ज और बहुत सारे माइनस चार्ज हैं। तो जो करंट आएगी वो चार्जों के बीजगणितीय योग के बराबर आएगी, क्योंकि चार्ज एक अदिश राशि है, चार्ज एक अदिश राशि है। पर हमने एक ही चार्ज लेकर के कह दिया कि इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, तो जाहिर सी बात है करंट ऐसे आएगा। कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे। अब कह रहा है माना किसी परिच्छेद क्षेत्रफल से क्यों चार्ज, कितना चार्ज?
क्यू चार्ज टी टाइम में प्रवाहित हो रहा है। कितने टाइम में? क्यू टाइम में। तो क्यू टाइम में प्रवाहित होने वाले चार्ज को ही क्या बोलते हैं? धारा। क्या बोलते हैं? धारा। तो फार्मूला आ जाएगा I बराबर क्यू अपान टी। I बराबर क्यू अपान टी। ये तो तब की बात है जब इस एरिया से जो आवेश की वो नियत दर ही ट्रांसफर हो रही है, मींस इसमें जो आवेश का प्रवाह है वो कांस्टेंट है, वो नियत है। देन जो करंट आएगा वो करंट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? I बराबर क्यू अपान टी। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहां से पूछे इसका मात्रक क्या है तो कूलाम बटे सेकेंड, कूलाम और बटे में क्या? सेकेंड। आपको बताते चले, इसी यूनिट को एक नाम और देंगे हम लोग जिसे कहेंगे ये एम्पियर। कोई बुराई नहीं है। मींस कूलाम बटे सेकेंड का ही हम दूसरा रिप्लेसमेंट देख सकते हैं एम्पियर के रूप में। किस रूप में? एम्पियर के रूप में। अगर हम यहां से इसकी विमा की बात करें, मींस एम्पियर की विमा क्या निकलेगी? तो एम्पियर की विमा चूंकि ए होती, क्योंकि हमने आपको मूल राशि में भी पढ़ाया था, तो चेक भी कर सकते हो यार। कूलाम की क्या होती है? 80। कूलाम की क्या? 80। सेकेंड की क्या? टी। टी से टी मर जाएगा, आंसर जो आएगा वो ए आ जाएगा। कोई बुराई नहीं है। में जो करंट का विमा आएगा वो डायमेंशन क्या आएगा? ए, और यूनिट क्या आएगा? एम्पियर बोलो या कूलाम बटे सेकेंड। कोई समस्या नहीं है। आपको और बताते चले, अगर हम ये कहें कि इसमें से गुजरने वाला जो चार्ज है वो फिक्स चार्ज है, कहने का मतलब है कांस्टेंट चार्ज है। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो भी जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो भी फिक्स रहेगा, और अगर ये फिक्स रहेगा तो हम इसे बोलेंगे स्थायी धारा। कौन सी धारा? स्थायी धारा। तो स्थायी धारा या आप इसे स्टेडी करंट कह सकते हैं। कौन सी करंट? स्टेडी करंट। कोई बुराई नहीं है। और अगर हम ये कहें कि इस पार्टिकुलर एरिया से गुजरने वाला चार्ज वो वेरिएबल है, मींस बदल रहा है, परिवर्ती है, देन जो करंट होगी वो स्थायी नहीं होगी, वो करंट भी परिवर्ती हो जाएगी। और इस करंट के लिए हम क्या लिखेंगे? I बराबर डी क्यू अपान डी टी। डी क्यू अपान डी टी। कोई दिक्कत नहीं है। ये वेरिएबल करंट है। इस करंट को क्या बोलेंगे? परिवर्ती। ये तब है जब अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से जो चार्ज गुजर रहा है वो बदल रहा है, मतलब कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। देन जो करंट लिखी जाएगी वो कुछ ऐसे लिखते हैं, I बराबर डी क्यू अपान डी टी, और इसे हम वेरिएबल करंट बोलते हैं, मींस परिवर्ती धारा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं विद्युत धारा से संबंधित कुछ बातें जो कि हमने लिख भी दी है, जैसे मात्रक ये होता है और विमा ये होती है। ठीक है, कुछ बातें और कर लेते हैं फिक्स करके। कैसे? ध्यान से देखना, इसे इरेज करें। अगर हम ये कहें, यहां से देखना, अगर हम ये कहें 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज किसी चालक के एक एंड से प्रवेश कर रहा है, या ये कहें उस चालक से जो चार्ज का रेट है वो 1 सेकंड में 1 कूलाम है, देन करंट का मैग्नीट्यूड बोलो क्या होगा? यदि t बराबर 1 सेकंड एंड q बराबर 1 कूलाम, देन I बराबर 1/1 मीन्स 1 एम्पियर। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, यानी 1 एम्पियर इक्विवेलेंट किसके होगा? 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड के। यानी अगर किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स प्रवाहित हो रहा, बह रहा है, तो उस चालक से जो करंट निकलेगा वो कितना आएगा? 1 एम्पियर। कितना आएगा? 1 एम्पियर। यहीं पे कुछ बातें और आपको बता देते हैं। आपको याद होना चाहिए कि हमने पहले चैप्टर में ये निकाला था कि 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि आवेश के प्रवाह में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही भाग ले रहा है। तो जाहिर सी बात है जो कूलाम लिखा है, जो आवेश लिखा है, वो इलेक्ट्रॉनों के नंबर लिखे हैं। क्या लिखे हैं? इलेक्ट्रॉनों के नंबर। अब क्वेश्चन तो यही है ना कि 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है क्या? अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से आपको याद होना चाहिए 6.25 × 10⁻18 मीन्स 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम में होते हैं। कितने कूलाम में? 1 कूलाम। नहीं याद है तो एक बार और आपको निकालना सिखाते हैं। आपको याद ही होगा एक फार्मूला, Q बराबर NE। Q बराबर NE। अच्छा, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हम Q अपान E लिख सकते हैं, है ना? Q कितना वैल्यू दे रहा है? कह रहा 1 कूलाम,
और ई की वैल्यू हम सभी जानते हैं अच्छे से 1.6 × 10⁻19। इस डाटा को जब सॉल्व किया जाता है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं वो ये आते हैं, कोई बुराई नहीं है। यानी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई साहब एक कूलाम में। कितने कूलाम में? यानी जब हम चार्ज एक कूलाम फ्लो करते हैं तो एक कूलाम चार्ज के फ्लो होने में पागलों की तरह कितने इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम यहां से तुमसे कहें कि 1 एम्पियर बराबर, क्या हम ये लिख सकते हैं, गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन और बटे सेकंड। बटे सेकंड का मतलब प्रति सेकंड, बटे सेकंड का मतलब प्रति सेकंड। मतलब 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में दौड़ रहे हैं, 1 सेकंड में दौड़ रहे हैं। अगर हम ये कहें कि ये अपना चालक है, यहां से लिखते हैं इसका मतलब साफ है ये कोई अपना चालक है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। कौन फ्लो हो रही है? करंट। तो इसका साफ मतलब ये बनता है कि इसके एक एंड से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं और दूसरे सिरे से इतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन काम क्या करता है? आवेश वाहक का है ना? ये काम क्या कर रहा है? आवेश वाहक का। और आवेश वाहक में कर क्या रहा है? आवेश को ले जा रहा है। तो ये आवेश कहां से ला रहा है? बैटरी से। कहां से? बैटरी से। और बैटरी से ला करके चालक को देता है, जो उपकरण लगा उसको, और वो ऊर्जा यूज कर ली जाती है, खपत कर ली जाती है, और दूसरे सिरे से डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन निकलेगा और अगेन पोटेंशियल से एनर्जी लेगा और अगेन चालक तक पहुंचेगा। यानी ये प्रोसेस लगातार कुछ ऐसे चल रहा है। यहां समझ लो बैटरी लगी हुई है, यहां इन्होंने चालक को ऊर्जा दे दी और यहाँ पर बैटरी से में आएंगे, खुद चार्ज हो जाएंगे और बैटरी से चार्ज भरेंगे और चार्ज करके फिर ले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन काहे का काम कर रहा है? एज अ चार्ज कैरियर, एज अ चार्ज कैरियर मीन्स आवेश वाहक का कार्य कर रहा है, मीन्स आवेश को ढो रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे यार। अब आप बात करते हैं आगे। तो ये तो हमने बता ही दिया कि अगर किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही तो इसका अर्थ यह है कि इतने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करते हैं और इतने इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर भी निकलते हैं। ठीक, इसका यही मीनिंग होता है। आगे कुछ बातें कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं? डायरेक्शन की। चूंकि करंट में दिशा भी होती है। किसकी बात करते हैं? डायरेक्शन की। डायरेक्शन को समझ लेते हैं। डायरेक्शन में कह रहा है परिपाटी के अनुसार वैद्युत धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह में होती है और ऋणावेश के विपरीत दिशा में होती है। ये बात आपको पहले से भी आती है, तो ये बातें सिर्फ सुन लो अच्छे से। और हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर वैद्युत धारा धनावेश की दिशा में है अर्थात वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। ऐसा क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही तो धनावेश चलता है और जो ऋणावेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलता है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ पॉइंट दे रखे हैं। यदि धन तथा ऋणावेश का प्रवाह एक ही दिशा में हो, यदि धन तथा ऋण आवेश का प्रवाह एक ही दिशा में हो तो हम समझते हैं इसको, ये अपना चालक है जिसका हमने एक सेक्शन लिया हुआ है जहां पर हम देख रहे हैं वेरिएबल क्या क्या है ना। तो अगर हम ये कहें इसमें बहुत सारे प्लस हैं, बहुत सारे माइनस हैं, बहुत सारे प्लस चार्ज है और बहुत सारे माइनस चार्ज है। तो पॉइंट क्या कर रहा है वो नोट किया जाए, ध्यान से सुनना। कह रहा है यदि धन तथा ऋणावेश का प्रवाह एक ही दिशा में हो, धन भी एक ही दिशा में जा रहा है, ऋणावेश भी एक ही दिशा में जा रहा है, तो हम कुछ चार्जेस पे करते हैं। जैसे ये वाला प्लस चार्ज है, इसको भी हमने आगे की ओर दिखा दिया, ये माइनस चार्ज इसको भी आगे की ओर दिखा दिया। मीन धनावेश भी इधर जा रहा है, ऋणावेश भी इधर जा रहा है। तो ध्यान से सुनना, चूंकि इसमें सब लगभग बराबर में ही है तो एवरेज जो करंट आएगा वो कितना आएगा, तो यहां पे लिखते हैं आई एवरेज। आई एवरेज ध्यान से देखना, माइनस की वजह से करंट आएगा पीछे, माइनस की वजह से करंट कहां आएगा? पीछे, और प्लस वाले की वजह से करंट आएगा आगे, है ना। तो आई एवरेज बोलो कितना आएगा? लगभग जीरो कह सकते हैं। कितना आएगा? आई एवरेज लगभग जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि जितने इसमें प्लस है उतने ही माइनस है, तो जो नेट करंट आएगा वो कितना आएगा? जीरो, क्योंकि प्लस वाले करंट उधर ले जाएंगे, माइनस वाले करंट इधर ले जाएंगे। समझ में आया ना ये? ठीक, अगला पॉइंट है यदि धन तथा ऋणावेश का प्रवाह विपरीत दिशा में हो, यानी
धन इधर जाए और ऋण इधर जाए तब कैसी करंट आएगी? जब धनावेश भी इधर जा रहा है, ऋणावेश भी इधर जा रहा है, तो कुछ करंट आ रही है इस दिशा में और कुछ करंट आ रही है इस दिशा में। माइनस वालों की वजह से करंट पीछे आ रहा है, प्लस वालों की करंट से वजह करंट आगे आ रहा है, तो नेट करंट कितना है? 0। अगर हम ये कहें कि माइनस इधर जा रहा है और प्लस इधर जा रहा है, माइनस इधर प्लस इधर, तो प्लस वाले की वजह से करंट इधर आएगा और माइनस वाले की वजह से भी करंट इधर ही आएगा, आई नेगेटिव, है ना। तो नेट बोलो करंट कितना आएगा? जो नेट करंट आएगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव का योग आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का योग आएगा। मींस प्लस वाले जो करंट ला रहे हैं उनकी वजह से भी करंट आएगा और जो नेगेटिव वालों की करंट आ रही है उनकी वजह से भी करंट आएगा। मींस दोनों की वजह से करंट आएगा। जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो अगर वो लगभग बराबर, मींस अगर हम एक पार्टिकुलर एरिया लेंगे तो आंसर लगभग 0 ही आ जाएगा। और या अगर नहीं 0 लिखना चाहते हो तो हम बताएं इसे और भी कुछ लिख सकते हो, आई पॉजिटिव समथिंग आई नेगेटिव। क्या ठीक है? मतलब किसी से भी हम घटा सकते हैं वो देख करके। अगर प्लस वाले ज्यादा है तो प्लस से घटा देंगे, माइनस वाले ज्यादा है तो माइनस से घटा देंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट कह रहा है यद्यप विद्युत धारा में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, फिर भी विद्युत धारा अदिश राशि है, फिर भी विद्युत धारा अदिश राशि है। और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो राशियों में दिशा होती है जरूरी नहीं कि वो सदिश राशि हो। जो हमने आपको वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ाया था तो खूब अच्छे से लिखाई थी एक चीज कि जिन राशियों में दिशा होती है कोई गारंटी नहीं कि वो सदिश हो, पर अगर कोई राशि सदिश है तो गारंटी है कि उसमें दिशा भी होगी। ये बात लाइन अच्छे से याद रखनी है। तो विद्युत धारा में भी तो दिशा होती है पर यह सदिश राशि नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती। मींस इसमें करंट के भी जो एंगल होते हैं वो एंगल पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। करंट को मापने वाले उपकरण का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, अमीटर। क्या नाम होता है? अमीटर। तो अगर हम कहें एक चालक तार में आ रही करंट 3 एम्पियर और दूसरे वाले में कितनी आ रही है? 4 एम्पियर, तो यहां वाले तार में बोलो कि करंट कितनी आएगी? तो हम करंट निकालेंगे कैसे? तो क्या करा गया? प्रयोग करने के लिए, प्रयोग करने के लिए इस वाले एंड पे क्या लगाया गया? अमीटर। क्या लगा दिया गया? अमीटर। तो अमीटर यहां पे लगा देते हैं, है ना। हमने एक उपकरण लगाया अमीटर। यहां पर जो करंट का आंसर आया वो ये आया 7 एम्पियर। कितना आया? 7 एम्पियर। इसका मतलब साफ है कि ये जो 7 एम्पियर आंसर आया वो 3 और 4 का बीजगणितीय योग है, 3 और 4 का बीजगणितीय योग है। या इसे और भी कह सकते हैं, जैसे ये वायर में 4 एम्पियर करंट, इस वायर से 3 एम्पियर करंट, तो यहां पर जब नेट निकाला गया तो अगेन 7 एम्पियर आया। जबकि यहाँ पर थीटा ध्यान दो तो 90 है। थीटा कितना है? 90 है। अगर हम ये कहें कि करंट सदिश राशि है, अगर मान ले थोड़ी देर की, चूंकि इसमें दिशा होती है, दिशा कहां से आ गई? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की उल्टी दिशा होती है, धनावेश के प्रवाह की दिशा में होती है, तो करंट में दिशा तो होती है ना यार। तो अगर दिशा होती है तो फिर इसका जो आंसर आना चाहिए वो 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5। ऐसा क्यों? तो ध्यान से देखो, यहां करंट 4, यहां करंट 3, थीटा बोलो 90, थीटा कितना? 90। इसका मतलब ये हुआ, याद करो, अगर ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो हम याद करो 90 वाले में आंसर क्या लिखते थे? r बराबर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रिजल्टेंट आंसर था वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर देन रूट। कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, जोड़ दो और फिर रूट कर दो। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे आंसर 5 आ जाएगा। यानी जो करंट आनी चाहिए वो 5 एम्पियर आनी चाहिए और उसकी एक दिशा भी होनी चाहिए जो कि ऐसे आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं? बट ऐसा नहीं होता है। करंट का आंसर कितना आ रहा है? 7 एम्पियर। इसका मतलब साफ है कि जो धारा है वो अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश राशि। मींस वो सदिश राशि नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। कोई दिक्कत तो नहीं? और याद होगा आपको हमने बताया था कि जिन राशियों में दिशा होती है पर वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती है उनके लिए अपने पास एक नाम और होता है और वो ये था, टेंसर। कौन सा नाम? टेंसर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी राशि है? टेंसर राशि है। कैसी राशि है? टेंसर। बहुत अच्छे हैं। आगे एक बात और नोट पॉइंट में लिखी हुई है वो आप भी समझते हैं। क्या क्या होगा अगर हम किसी चालक तार को मोड़ दें? जैसे अगर हम तुमसे ये कहें ये एक वायर और इसमें 2 एम्पियर का करंट है। कितना है? 2 एम्पियर। अगर हम तुमसे कहें इस वायर को ऐसे मोड़ दो, अब बोलो इस वायर में कितना करंट है?
तो अभी भी इस वायर में कितना करंट है, 2 एम्पियर। बस ये बात याद रखनी है, यानी चालक तार को मोड़ने पर उसमें करंट के मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सेम वैसी ही बात है कि एरिया पर भी ये डिपेंड नहीं करती, मींस करंट जो है वो एरिया पर भी डिपेंड नहीं करती। जैसे हम ये कहें एक चालक है जिसका प्रारंभिक एरिया थोड़ा ज्यादा है और एंड में एरिया थोड़ा घट रहा है, मतलब उसका जो सेक्शन है, जो छिद्र है वो कम हो रहा है। अगर हम यहां से कहें 5 एम्पियर करंट घुसा तो यहाँ क्या निकलेगा, कम नहीं, यहाँ भी कितना निकलेगा, 5 एम्पियर। जबकि ध्यान से देखो तो यहाँ एरिया A2 मान लो, यहाँ एरिया A1 मान लो, तो ध्यान से देखो तो A2 ग्रेटर है A1 से, A2 ग्रेटर है A1 से, बट करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी जो I1 है वो I2 के बराबर है। ये बात याद रखना है, मीन जो करंट है वो एरिया पर डिपेंड नहीं है, तो एरिया घटाओ चाहे बढ़ाओ करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तार को मोड़ो चाहे सीधा रखो करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बातें अच्छे से याद रखना। मे भी न्यूमेरिकल में ऐसे कह सकता है कि अगर हम एक सिरे का एरिया बढ़ा दे तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको ये सब याद होना चाहिए कि करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर जगह फार्मूले नहीं लगाए जाएंगे, फिजिक्स है जितना ज्यादा थ्योरी कंप्लीट उतना ही ज्यादा न्यूमेरिकल कंप्लीट। समझ में आया नहीं? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें और बता देते हैं, वो ये है धारा से रिलेटेड, हालांकि मुझे आगे बतानी चाहिए। प्रवाह के आधार पर धाराएं 2 टाइप की होती हैं, एक तो डीसी और दूसरा एसी, यानी फ्लो के आधार पर जो करंट है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, है ना। एक कौन सी, डीसी, और आपको बताते चले अपने सिलेबस में अभी हम जब शुरू करेंगे पढ़ाना तो कौन सी करंट पहले पढ़ेंगे, डीसी। एसी के अपने पास एक चैप्टर ही है, टेंशन ना लो, है ना। तो डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, और ये अल्टरनेट है। किसी को कोई समस्या नहीं है। इसे हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा। कौन सी धारा, दिष्ट धारा, और इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इस धारा और धारा में खास अंतर है, तो इसको ग्राफ से समझ लो। ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, ये आई, है ना। ये वो करंट है जो समय के साथ नहीं बदलती, ये वो करंट है जो समय के साथ नहीं बदलती। आप इसे चलो इसी एक ही ग्राफ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और एसी कौन सा करंट है, जो टाइम के साथ बदलता है, टाइम के साथ बदलता है बट एक निश्चित समय में उसी वैल्यू को प्राप्त करता है, उसी वैल्यू और उसी दिशा को प्राप्त करता है। जैसे कुछ टाइम ये ऐसे बहेगा, कुछ टाइम ऐसे बहेगा, पर अगले जब चक्कर में आएगा तो कुछ ऐसे ही बहेगा। ध्यान से आप देखो तो कुछ इसको ही प्राप्त कर लिया है, और अगली बार जब बहेगा तो इसको प्राप्त कर लेगा। कहने का मतलब ये वो करंट जो एक निश्चित समय में अपनी दिशा और अपने परिमाण को प्राप्त करता रहता है, कौन सा करंट कहलाता है, अल्टरनेट। मींस एक के बाद एक, जैसे यहां पर प्राप्त किया, यहां पर नहीं, फिर प्राप्त करेगा, फिर नहीं, फिर करेगा, फिर नहीं, है ना। तो ये करंट है, ये प्लस और ये माइनस। मींस ऊपर वाले ग्राफ ही को हम प्लस से देखेंगे और नीचे वाले को माइनस से। और ये काहे का करंट ग्राफ है, एसी का। काहे का, एसी का। कोई समस्या नहीं है, ठीक, बहुत बढ़िया यार। अब आगे कुछ बातें नोट पॉइंट में लिखी है, उन्हें लिख भी लिया जाए और उन्हें याद भी किया जाए। मेरे ख्याल से वो आपको पहले से भी आती होंगी। जैसे अगर हम तुमसे कहें, हमारे घरों में देखा है हमने कि डीसी को एसी में बदला जाता है और एसी को डीसी में, यानी कुछ उपकरण ऐसे हैं जो डीसी को एसी में बदल रहे हैं और कुछ उपकरण ऐसे हैं जो एसी को डीसी में बदल रहे हैं। तो अगर हमें एसी को डीसी में बदलना हो, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में, हम चेंज पढ़ रहे हैं, बस उपकरणों के नाम लिखने वाले हैं। डीसी को एसी में बदलने के लिए मींस बैटरी की करंट को हम एसी में अगर बदल दें, या ऐसे समझ लो आपके घर में जो नॉर्मल जो लाइटें वगैरह पंखे वगैरह चल रहे हैं छत वाले या नॉर्मल ऐसे, क्योंकि हम सीधा कह नहीं सकते कि छत वाला पंखा चल रहा तो एसी करंट है, नहीं, क्योंकि छत वाले पंखे डीसी भी आते हैं, है ना। तो हम ये सीधा सीधा कहें जिससे आपका फ्रिज चल रहा है ना, फ्रिज, कूलर वगैरह, कूलर भी डीसी का आता है बट फ्रिज एसी में ही आता है। तो फ्रिज वगैरह जो आ रहे हैं
वो सिंपली कौन सी करंट पे वर्क कर रहा है, एसी पर। काहे पर, एसी पर, क्योंकि एसी पर लोड ज्यादा रखा जा सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है वो जब एंड में जब एसी वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो ढंग से आपको समझा देंगे। बस मोटा मोटा यह समझ लो कि एसी पर हम लोड मैक्सिमम इसलिए बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये वोल्टेज डाउन नहीं करता, मींस इसके वोल्टेज को हम लगातार मेंटेन रख सकते हैं। जबकि डीसी में क्या है, जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाएंगे, मींस तार को खींचते जाएंगे, वोल्टेज लो होता जाएगा। यही कारण है कि जब हम पंखे को डायरेक्ट बैटरी से लगाते हैं तो अगर हम छोटे तार से लगाएंगे पंखा तेज चलेगा, और अगर बड़े तार से पंखे को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो पंखा थोड़ा स्लो चलता है। समझ में आ गया, क्योंकि इसमें वोल्टेज डाउन होता है, दूरी के साथ, लंबाई के साथ प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए इसका वोल्टेज जो है वो घटने लग जाता है। कोई समस्या तो नहीं, ठीक। तो एसी को मुझे कहाँ में बदलना है, डीसी में। तो इसके लिए एक उपकरण है, नाम सुना होगा, रेक्टिफायर। कौन सा, रेक्टिफायर। इसे अच्छे से याद रखना है, ठीक है। रेक्टिफायर काम क्या करता है, एसी करंट को काहे में बदल देता है, डीसी में। और ये जनरली होता है तो आपको बता दें, जैसे जो टीवी वगैरह आते हैं ज्यादातर एलसीडी एलईडी वगैरह जो भी है वो मेनली कौन से करंट पे वर्क करते हैं, डीसी में। इसका मतलब जो चार्जर है, एडाप्टर जो लगा है उसमें कौन सा यूनिट मींस कौन सा अपैरेटस लगा होगा, कौन सी डिवाइस लगी है, रेक्टिफायर। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। वहीं पर जो डीसी अपना है वो एसी में बदल रहा है, या डीसी को एसी में बदलना है, तो उसके लिए हमारे घरों में क्या चीज लगी रहती है, इन्वर्टर। क्या लगा रहता है, इन्वर्टर। अच्छा, ये हमने इसलिए कम जाना है क्योंकि ये हमारे घरों में है ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम जानबूझकर एसी को डीसी में बदलना चाहें। बिल्कुल नहीं करना चाहते हम, क्योंकि हमें तो करंट एसी में ही चाहिए, तो हम डीसी को तो एसी में घर में बदल लेते हैं अपने, है ना, क्या लगा करके, इन्वर्टर लगा करके। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, बहुत अच्छे यार। इसके बाद है चालकों में वैद्युत धारा। इसके बाद अपने को क्या पढ़ना है, चालकों में वैद्युत धारा। चालकों में वैद्युत धारा पढ़ने से पहले बस थ्योरिकल आज का पार्ट है ना, मजा आएगा आपको, बस सीख के जाना है अच्छे से। तो कह रहा है चालक में वैद्युत धारा। चालक में वैद्युत धारा में कह रहा है हम सभी जानते हैं किसी आवेश पर ई के कारण, किसी आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड तुम्हें याद होगा पहले चैप्टर से, F बराबर क्यू ई। F बराबर क्यू ई। हमने वेक्टर क्यों लगाया, तो इसका मतलब ये होता है कि जो धनावेश है और ऋणावेश है, इन दोनों पर मतलब है, धनावेश पर जो बल लगेगा वो ई की दिशा में लगेगा, ई की दिशा में, और ऋणावेश पर जो बल लगेगा ई की विपरीत दिशा में। बस ये लाइनें याद रखनी है, हालांकि आपको याद भी होंगी, पर हमने एक बार इसलिए लिखा है ताकि आपका और रिवीजन हो जाए, है ना, क्योंकि अभी जब ये चीजें बोली जाएंगी तो आपको कोई आफत ना हो। यानी जो धनावेश पे बल लगेगा वो किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो ऋणावेश पे फोर्स लगेगा वो लिखेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपको याद ही होगी, प्लस से माइनस, या धनावेश से ऋणावेश। अब कुछ बातें करते हैं, जैसे कह रहा है इस संबंध में दो स्थितियां हैं, कैसी, तो एक तो चार्ज फिक्स होता है और एक चार्ज फ्री होता है। तो याद होगा आपको, करंट हमेशा कौन से चार्ज लाएंगे, फ्री वाले। कौन से चार्ज, फ्री वाले। कभी भी फिक्स चार्ज करंट को फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब फिक्स चार्ज होता कौन सा है, फिक्स चार्ज वो होता है जो नाभिक के बहुत निकट रहता है, या ये कहें धनावेश के बहुत करीब रहता है, वो होते हैं फिक्स चार्ज। और धनावेश से जो बहुत दूर रहते हैं उनको बोलते हैं फ्री चार्ज, है ना। उनको हम चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अभी उनकी परिभाषा भी बताएंगे, बट थोड़ा सुनते जाओ। अब कह रहा है यदि आवेश फिक्स है तो वैद्युत बल लगने पर भी वह गति नहीं करेगा, अर्थात कोई धारा उत्पन्न नहीं करेगा। तो हम तुमसे अगर ये पूछे चालक में करंट कौन उत्पन्न करता है, फिक्स इलेक्ट्रॉन या मूविंग इलेक्ट्रॉन मींस फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। फिक्स वाले इलेक्ट्रॉन करंट को मूव नहीं करा सकते, मींस इलेक्ट्रॉन चार्ज को लेकर नहीं जा सकते, ठीक। अगला पॉइंट लिखा है यदि आवेश मुक्त है। मुक्त आवेश कहां से आ गया, तो जब नाभिक के करीब जो कक्षा होंगे उनके इलेक्ट्रॉनों को हम बोलेंगे फिक्स चार्ज, बट जो दूर वाले होंगे जहां पर आकर्षण बल कम लग रहा होगा, यानी फोर्सेस कम लग रहा होगा, वहां के इलेक्ट्रॉन थोड़ी उदंडता दिखाएंगे, मतलब अपनी कक्षा को छोड़कर मजे से घूमेंगे, और जो मजे से घूमेंगे वो आवेश को लेकर जाएंगे, मींस एनर्जी का वाहक का काम करेंगे, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट है यदि आवेश मुक्त है तो वैद्युत बल के अंतर्गत या त्वरित गति करते हुए वैद्युत धारा उत्पन्न करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब ध्यान से सुनते हैं,
चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं चालक वे होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, या हम सिंपली कहना चाहें तो हम कह सकते हैं चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम होती है, या ये कहें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं? चालक। चालकों के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं मेनली धातुएं, मेनली कौन? धातुएं, और अपघटनीय विलयन भी होते हैं। ठीक है ना। अगला होता है अचालक। अचालक का मतलब होता है वे पदार्थ जिनमें ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है बट सभी फिक्स इलेक्ट्रॉन है, या ये कहें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही नगण्य गिनती में पाए जाते हैं, है ना। तो नगण्य गिनती में पाए जाने के कारण वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो करंट का प्रवाह नहीं कर सकते, इसलिए उनको क्या बोलेंगे? अचालक। वहीं पर एक नाम और सुना होगा तुमने, अर्धचालक। कौन सा? अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है कि कुछ हम डोपिंग करके, कुछ अशुद्धियां मिला करके उनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कर लेते हैं। मींस इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करने का मतलब है कि हम आवेश का प्रवाह करा पाते हैं, उनको बोलते हैं अर्धचालक। ठीक है ना। तो हम कुछ बातें और आपको फटाफट समझा देते हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल में शायद में भी कहीं कहीं पर काम आ जाएंगी, है ना। तो आज की क्लास पूरी थ्योरिकल है, बस समझते चलना है इसको, है ना। तो कह रहा है कुछ चालक पदार्थ लिखते हैं और उनके आवेश वाहक लिखते हैं पदार्थ, और इधर लिखते हैं आवेश वाहक। कहने का मतलब है कि किसमें कौन आवेश वाहक होता है। सिंपल है। तो पहला पॉइंट दे रखा है धात्विक चालक। धात्विक चालक यानी अगर चालक धातु का बना है, अगर चालक ठोस धातु का बना है तो इसमें जो आवेश वाहक होंगे वो सदैव इलेक्ट्रॉन होंगे। मींस जो आवेश को ले जाने का काम करेगा वो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। इस डाटा को बस सिंपली याद करते चलना है आपको। अगला दे रखा है वैद्युत अपघट्य। कौन? वैद्युत अपघट्य। सिंपली आप इसे तेजाब के रूप में समझते हैं। बैटरी में जो सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह पड़ा रहता है वही तेजाब, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? वैद्युत अपघट्य। यहाँ पर आवेश वाहक का काम कौन करेगा? धन तथा ऋण इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों ही, धन तथा ऋण आयन। हर सेम यही बात गैस में भी है, सेम यही बात गैस में भी है। ठीक है ना। गैस में नॉर्मली इलेक्ट्रॉन या ये कहें गैसें अचालक होती, बट एक फिक्स प्रेशर पर या एक फिक्स प्रेशर पर जो आवेश वाहक होते हैं उसमें कौन हो जाते हैं? धन और ऋण आयन हो जाते हैं। ठीक। आगे है अर्धचालक। क्या अर्धचालकों में करंट नहीं बहता? बिल्कुल बहता है ना। तो अर्धचालक में फिर आवेश वाहक का काम कौन करेगा? तो ये चीज हम आपको जब फिजिक्स खत्म हो रही होगी लास्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। एक चैप्टर का नाम ही है यही, एक चैप्टर का नाम है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, है ना। तो इसमें कौन से दो नाम आएंगे आपको याद होंगे? कोटर और इलेक्ट्रॉन। कोटर और इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे। तो अर्धचालकों में आवेश वाहक का काम कौन देखता है? कोटर और इलेक्ट्रॉन। वहीं पर धात्विक चालक में कौन? इलेक्ट्रॉन। और वैद्युत अपघट्य में कौन? धन तथा ऋण आयन। कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ आया होगा। अब बात करते हैं आगे धात्विक चालकों में वैद्युत चालन। धात्विक चालकों में वैद्युत चालन, हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है। धात्विक चालकों में वैद्युत चालन, हमें समझ आ गया कि आवेश वाहक इसमें कौन है? इलेक्ट्रॉन। यानी धात्विक चालक की अगर हम बात करेंगे और इस चैप्टर में हम इसी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो धात्विक चालकों में आवेश वाहक का कौन काम देखता है? इलेक्ट्रॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन। यानी आवेश वाहक धात्विक चालक में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब मेनली बात करनी है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर एक मॉडल है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल या ये कहें मुक्त आवेश मॉडल। ठीक है ना। अब मुक्त आवेश मॉडल कौन सी बला है इसको समझते हैं। ये कोई आफत नहीं, आप पहले से भी जानते हैं इसे, बट थोड़ा सा मुझे गाइड करना है आपको। आपको याद ही होगा कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से, है ना। सपोज करते हैं ये एटम है। कौन है? एटम, है ना। इसकी जो रेंज थी वो अब में भी आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, 10⁻10 मीटर का, है ना। इसका जो ऑर्डर है वो कितना है? 10⁻10 मीटर, मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम के तुल्य। हम सभी याद होंगे आपको कि इसके अंदर एक नाभिक होता है या एक कहें सघन क्षेत्र होता है। परमाणु के अंदर एक सघन क्षेत्र होता है जो धनावेशित होता है। और धनावेशित होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन। बहुत बढ़िया है। यानी इसमें नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं और इनके चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में, है ना। इस पर हम बाद में बात करेंगे कभी, पर हमें ये पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। सिंपली कुछ बातें हम कर लेते हैं। आपको बस कूलाम का नियम याद होना चाहिए। या कूलाम के नियम में तुमने एक डाटा ये वाला जरूर पढ़ा था, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। मतलब साफ है, दूरी कम फोर्स ज्यादा, दूरी ज्यादा फोर्स कम। ठीक है ना। तो हम अगर तुमसे ये कहें कि नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच कैसा बल काम कर रहा है,
तो आप कहेंगे अट्रैक्शन, यहां भी अट्रैक्शन, यहां भी अट्रैक्शन, यहां भी अट्रैक्शन, सब बल अट्रैक्शन ही है। बट अगर हम तुमसे ये कहें कि ये वाला सपोज इसे रिप्रेजेंट कर दे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो क्या हम तुमसे ये कह सकते हैं कि जो F4 होगा वो लेस देन होगा किससे? F1 से। क्या ये बात समझ आई है मेरी आपको? अरे दूर वाली कक्षाओं का इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स होगा, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो निकट वाली कक्षाओं के मैग्नीट्यूड से कम होगा। मींस हमने पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन स्थित है उनके बीच के फोर्स को F1 से लिखा, एंड वालों को हमने F4 या F5 या F6 कुछ भी लिख सकते हैं। तो दूर वाली कक्षाओं का जो फोर्स है वो पहली वाली कक्षाओं से कम है। मतलब साफ है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से कंप्लीटली बंधा हुआ है, मतलब इतना भयंकर बंधा हुआ है कि ये अपनी कक्षा को छोड़ नहीं सकता। वहीं पर अगर बात करें इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन की जो सबसे दूर है, क्या इसका फोर्स कम लगेगा? यानी नाभिक इसको कम कंट्रोल कर पाएगा, और जब इस पर ये कम कंट्रोल कर पाएगा तो जाहिर सी बात है अपनी कक्षा को छोड़ भी सकता है, और जब अपनी कक्षा को छोड़ेगा तो ये मूव कर जाएगा, और मूव करने में ये काम क्या करेगा? आवेश को ले जाने का काम करेगा, आवेश को ढोने का काम करेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो स्थित इलेक्ट्रॉन है उसी के लिए हमारे पास एक नाम है। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा नाम? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अभी अभी हमने आपको बताया है कि चालक वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे वही तो करंट लाएंगे। तो चालकों में चूंकि बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए करंट किसमें बहती है? चालकों में। अचालकों में इसलिए नहीं बह पाती है क्योंकि अचालकों में इनकी संख्या बहुत बहुत कम होती है। इस संख्या का आप आइडिया इस यूनिट से लगा सकते हैं, लगभग 10 की पावर 29 प्रति मीटर क्यूब। प्रति मीटर क्यूब। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब साफ है कि अगर हम 1 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा, यानी 1 मीटर क्यूब का अगर हम एक आयतन ले लें, मीन्स 1 मीटर क्यूब की एक जगह ले लें, तो उस जगह में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे? चालकों में 10 की पावर 29। दिमाग लगाओ तो ये नंबर गिन नहीं पाएंगे आप, इतना ज्यादा लिखा है। यानी 1 मीटर के आयतन में सोचो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन से कितने, बंधे वाले कितने वो नहीं बता रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इतने। समझ में आ गया ना ये? तो यही इलेक्ट्रॉन क्या लाते हैं? करंट। क्या लाते हैं? करंट। कोई समस्या? ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, अब कुछ इसका मॉडल समझा देते हैं। कह रहा है प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र पर धनावेशित नाभिक होता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। वह इलेक्ट्रॉनों नाभिक व इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल काम करता है या कूलाम का आकर्षण बल काम करता है। इलेक्ट्रॉन की कक्षा नाभिक से जितनी अधिक दूर होती है इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल उतना ही कम लगता है। सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है और इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप चाहे मुक्त इलेक्ट्रॉन को चाहिए नाम को, बात एक ही है। आप इसे चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है ना? संयोजी बोलो, मुक्त बोलो, चालन बोलो, कुछ भी बोलो, नाम है अजीब अलग अलग, ठीक है ना? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल इतना कमजोर होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षाओं में मजे के साथ घूमते रहते हैं, ठीक है ना? आगे इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकल जाने पर परमाणु कैसा हो जाएगा? धनावेशित। कैसा हो जाएगा? धनावेशित। सिंपल है। देखो शुरुआत में परमाणु पे कैसा चार्ज है? न्यूट्रल, मींस जितना प्लस उतना ही माइनस। पर अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो इस पर कितना चार्ज बच जाएगा? प्लस का बढ़ जाएगा, प्लस का बढ़ जाएगा। समझ में आया ना ये? ठीक। अब कुछ बातें दे रखी हैं धातु में क्या क्या होता है। तो पहला पॉइंट दे रखा है बहुत अधिक संख्या में। कितनी संख्या? 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में, यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन पागलों की तरह फ्री में दौड़ रहे हैं और यही तो काम करेंगे। कौन सा काम? आवेश को ढोने का। आवेश को ढोने का। आवेश ढोएंगे तो क्या बहेगी? धारा। तो सिंपली धारा के प्रवाह में कौन काम करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो कह रहा है 10 की पावर 29 प्रति मीटर क्यूब में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु में वैद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातु में वैद्युत की सुचालक होती है, ठीक है ना? बहुत अच्छे है। अब कुछ बातें और कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कुछ बातें और पढ़नी याद होगा। अनुगमन वेग जैसा है ना, अनुगमन वेग है और माध्य मुक्त पथ है, श्रांति काल है। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें आपको समझा देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्या हम सभी जानते हैं कोई भी परमाणु उदासीन होता है? कोई भी परमाणु उदासीन होता है। अच्छा, हम आपको एक चीज और बता दें बहुत अच्छे से, वो चीज याद रखनी है। जो इलेक्ट्रॉन है ऐसा मत सोचना कि जब उनमें
वोल्टेज लगाया जाता है तभी वो चलते हैं, नहीं। आप नॉर्मल अवस्था में भी कोई चालक रूम टेम्परेचर पर उसके इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही उसके इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। मीन्स रूम टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग कितना, अरे 25 से 30 के बीच मानते हैं, कितना मानते हैं, 25 से 30, और 25-30 का एवरेज ले लो तो लगभग 27 आ जाएगा। यानी रूम टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो धातुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप चलते ही रहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है और इलेक्ट्रॉन चलता भी है तो इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट क्यों नहीं बहता है? करंट तो इसमें भाई साहब तभी बहता है जब वोल्टेज लगाया जाता है। तो इसका क्या कारण है, तो हम समझते हैं इस चीज को। सपोज करते हैं हमारे पास एक चालक का एक सेक्शन है ना, ये अपना चालक है, हम सभी समझते हैं इसमें बहुत सारे धनावेश हैं और बहुत सारे ऋणावेश हैं। तो हम इसको कुछ ऐसे बना देते हैं, ये नाभिक है, ये कौन है, नाभिक है। इन पर कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। आपके सामने जो बना है ऐसे समझ लो किसी चालक का एक सेक्शन बनाया है हमने, ताकि हम इस चीज को समझ सके कि अगर रूम टेम्परेचर पर ये चालक रखा है तो इसकी वजह से हमें करंट क्यों नहीं मिल रहा है। अगर इसकी वजह से करंट मिल रहा है तो फिर हम बिल क्यों चुका रहे हैं, हमें बैटरी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ना। तो बैटरी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है उस चीज को समझना है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं वो पागलों की तरह इसमें फ्री में दौड़ रहे हैं, है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, सोचो ना, इनके ये इलेक्ट्रॉन जो व्हाइट कलर से बना है ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये दौड़ रहे थे, जब दौड़ेंगे तो धनायनों से टकराएंगे, धनायनों से जब टकराएंगे तो इनकी दिशा बदल जाएगी। सपोज ऐसे चले गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अरे कुछ ऐसे। हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाया, बस यहां से चला, टकराते हुए यहां पहुंच गया, है ना। तो इस गति को बोलते हैं यादृच्छिक गति। कौन सी गति, यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। इस मोशन का क्या मतलब होता है, इस मोशन का सिंपली मतलब ये है कि इनकी दिशा हर बार बदल रही है पर चाल बदल नहीं रही, यानी जिस चाल से चल रहे हैं उसी चाल से कंटिन्यू चलते रहते हैं। और सभी इलेक्ट्रॉनों के साथ ऐसा ही है। तो मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं उनकी वजह से करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे, और जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं उनकी वजह से करंट ऐसे आएगा। तो बोलो ना नेट करंट कितना है, नेट करंट जीरो, नेट करंट जीरो। ऐसा नहीं कि इनकी वजह से करंट नहीं आता, करंट आता है, बट ये मैग्नीट्यूड इतना कम, और चूंकि इनकी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है इसलिए जो इस चालक से नेट करंट फ्लो होगा वो जीरो आएगा, जैसा कि हमने पीछे बताया भी था। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर रहे हैं, तो ऐसे मूव को क्या बोलेंगे, यादृच्छिक गति। इस गति से रिलेटेड दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो माध्य मुक्त पथ और दूसरा श्रांति काल। माध्य मुक्त पथ और श्रांति काल। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां टकराया, और यहां से टकराने के बाद जब तक ये अगली जगह नहीं टकराएगा, सपोज ये यहां नहीं टकराया तो यहां से यहां तक ये इतनी दूरी, यानी जो हमने ऐसे एक कैंची बनाई, अरे क्योंकि एक नाभिक यहां पर है, एक नाभिक यहां पर है, तो यहां एक बार टकराया और अगली बार कहां टकराया, तो इतनी जितनी हमने दूरी चली है ना, इस दूरी को बोलेंगे माध्य मुक्त पथ। क्या बोलेंगे, माध्य मुक्त पथ। अभी इसको और आगे अच्छे से बता देंगे, पर इतना आपको याद रखना है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा जितनी दूरी तय की जाएगी, जितनी दूरी चली जाएगी, उस दूरी का नाम क्या होगा, माध्य मुक्त पथ। सिंपल सोचो तो भाई साहब इसमें टाइम भी तो लगेगा, तो जो टाइम लगेगा उसका नाम ये श्रांति काल। क्या नाम है, श्रांति काल। अभी इसके मैग्नीट्यूड के वो आपको निकाल के बता देते हैं, तो वो अभी समझना है, पर अभी आप सिर्फ इतना समझो कि ये पागलों की तरह दौड़ते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पर जो चालक रखा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, और ये ठीक ठाक रफ्तार से दौड़ते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इसमें धनावेश रखा है ये वाला, ये सब धनावेश ही तो है, जिनको हमने इस कलर से बनाया हो, तो पहले बताया भी था आपको। तो धनावेश है वो कंपन करते हैं, वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं बट कंपन करते हैं, मतलब हिलते डुलते हैं। तो हिलने डुलने से इसमें कंपन से उष्मीय ऊर्जा जनरेट हो जाती है। कौन सी ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। और इस उष्मीय ऊर्जा के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो पागलों की तरह दौड़ते रहते हैं, और पागलों की तरह दौड़ते हैं और नाभिकों से टकराते हैं, टकराने के बाद अपनी ऊर्जा को लॉस करते हैं और उसी रफ्तार से दौड़ते रहते हैं, और इनका निश्चित दिशा नहीं होता है, मतलब किसी भी दिशा में रैंडमली चलते रहते हैं, और इस गति को क्या बोलते हैं, यादृच्छिक गति। ठीक है ना, आगे समझते हैं। कह रहा है
जब चालक के भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र उपयुक्त नहीं है, मीन्स इसमें जब कोई हमने वोल्टेज नहीं लगाया, कहने का मतलब जब इस चालक को केवल हमने रूम टेम्परेचर पे रखा, इसमें हमने कोई सप्लाई नहीं लगाई है, तब क्या होता है? तब होता ये है कि इसके जो भीतर इलेक्ट्रॉन है वो जो जिस प्रकार सिलेंडर में गैस काड़ू नहीं चलते रहते, सेम वैसे ही बिहेव करते हैं, मीन्स रैंडमली चलते रहते हैं। ठीक, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समूह को इलेक्ट्रॉन गैस के भी नाम से समझ सकते हैं। ठीक, किसी बर्तन में बंद गैस के अणु बर्तन की दीवार से टकराते हुए निरंतर यादृच्छिक गति करते हैं, मीन्स रैंडमली मोशन करते हैं, और परंतु बर्तन से बाहर नहीं जा पाते। क्यों नहीं बाहर जा पाते? क्योंकि नाभिक इनको अपनी ओर खींचता रहता है, मीन्स आकर्षण बल द्वारा इन्हें खींचता रहता है, बाहर जा नहीं पाते। अगर ये ऐसा कर पाते तो क्रॉस करंट भी ला पाते, है ना। आगे कह रहा है, उसी प्रकार धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर धनायनों के बीच रिक्त स्थानों में यादृच्छिक गति करते हुए धनायनों से टकराते रहते हैं, परंतु धनायनों के आकर्षण के कारण धातु से बाहर नहीं जा पाते। धनायनों से इलेक्ट्रॉनों की टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। ठीक, टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन की चाल अपरिवर्तित रहती, परंतु दिशा बदल जाती, जैसा कि बता रहे थे, जिससे इलेक्ट्रॉन टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होती है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन पागलों की तरह दौड़ रहा है वो कौन सी ऊर्जा के कारण है? ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। और ये जिगजैग गति करते हैं, मतलब इनका कोई सरल पथ नहीं होता, मीन्स रेखीय पथ नहीं होता, ये पागलों की तरह जिगजैग दौड़ते हैं। जिगजैग का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, कैसी गति करते हैं? टेढ़ी मेढ़ी। तो आप ध्यान से, तो व्हाइट वाली चार्ट से जो हमने बनाई इलेक्ट्रॉन की गति दिखाया है, तो ये जिगजैग मोशन है। कैसा मोशन? जिगजैग। ठीक, कुछ बातें हैं जो नोट पॉइंट में सुनी जाए, जो कि इसी गति से रिलेटेड है ना, यानी महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, उन्हें लिखा भी है और याद भी रखा जाए। हालांकि कुछ किताबों में ये डाटा रटा दिया जाता है, पर इसमें कुछ फिक्स प्रूफ करके भी दिया है, तो हम भी आपको निकाल के दिखा देते हैं, तो ध्यान से सुनना आप सभी। ठीक, तो पहला पॉइंट कह रहा है, औसत रूप से किसी एक दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन पागलों की तरह इधर दौड़ रहे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन इधर भी दौड़ रहे होंगे, ऐसा प्रूव्ड है। तभी तो करंट नहीं आ रहा, तभी तो करंट जीरो आ रहा है, करंट आ भी रहा बहुत कम आ रहा है। ठीक, अगला पॉइंट है, यानी कि कोई नेट धारा नहीं बहती। पहला पॉइंट में अगर हम किसी चालक को या किसी चालक तार को रूम टेम्परेचर पे रखें तो उसमें नेट धारा कितनी आएगी? जीरो, यानी जो आई नेट आएगा वो कितना? जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा नहीं कि करंट जीरो है, आई नेट जीरो है। अरे करंट जीरो नहीं है, क्योंकि अगर हम एक पार्टिकुलर टाइम पर एक एरिया को या एक तरफ को पढ़ें तो उसमें कोई ना कोई करंट है, इस तरफ पढ़े तो कोई ना कोई करंट थी, बट नेट करंट कितनी है? शून्य। ठीक, अगला पॉइंट बहुत ध्यान से सुना जाए, और उसके लिए तो एक फार्मूला भी है, ध्यान से सुनना। चूंकि हमने पहले ही बताया चालकों में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन गैस की भांति काम करते हैं, ठीक वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि सिलेंडर या किसी बर्तन में भरे गैस के अणु। यानी किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ठीक वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि सिलेंडर में भरी गैस, सिलेंडर में भरी गैस। अब सिलेंडर में भरी गैस का जो रफ्तार होता है, मीन्स वी आरएमएस होता है। वी आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसके लिए फार्मूला होता है रूट के अंदर 3kT/m, है ना, जिसमें k क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक, और इसकी वैल्यू भी होती है। वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे लिख देते हैं, k की वैल्यू होती है 1.38, ये कांस्टेंट टर्म है, याद रखना इसे, इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, मतलब होता है जूल पर केल्विन। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, और जो T है वो कमरे का ताप है, जो T है वो कमरे का ताप है, और कमरे का ताप हमने अभी भी आपको बताया लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग कितना? 27। आप इसे ये भी देख सकते हैं 300 केल्विन के रूप में, यानी रूम टेम्परेचर को आप 300 केल्विन पढ़ो चाहे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ो, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देने पर 300 बन जाता है, मीन्स वो केल्विन बन जाता है। तो 27 में 273 जोड़ेंगे आप, आंसर 300 आ जाएगा, कोई बुराई नहीं है। ठीक, अब ध्यान से देखो, m क्या है? m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। m क्या है? इलेक्ट्रॉन मास। m क्या है? इलेक्ट्रॉन मास है। अगर हम इस कैलकुलेटिव वैल्यू को यहां रख करके सॉल्व कर दो, अपने को वी आरएमएस की वैल्यू पता चल जाएगी। मींस अगर हम तुमसे ये कहें वी आरएमएस बराबर, ये ऊष्मीय वेग निकलेगा। एक्चुअल में जो वी आरएमएस है वो कौन सा वेग निकलेगा? ऊष्मीय वेग, यानी रैंडम मोशन से जो इलेक्ट्रॉन पागलों की तरह दौड़ रहे थे उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो ध्यान से देखना, अभी ये सोल्यूशन आप घर पे कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे आंसर जरूर बता देंगे। 3 × 1.38
इंटू 10⁻⁻23 इंटू 300 और बटे में कितना, आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए 9.1 या 9.1 गुणे 10⁻31। इस डाटा को जब सॉल्व किया जाता है, इस डाटा को जब सॉल्व किया जाता है तो आंसर 10⁻5 मीटर पर सेकेंड आता है। मीन्स लगभग ये 1.17 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो तुम खुद बोलो ये रफ्तार बहुत कम की बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। यानी चालकों के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ठीक ठाक नहीं, अच्छी खासी रफ्तार से दौड़ रहा है। रफ्तार देखो 1.17 गुणे 10⁵ मीटर पर सेकेंड। आप 1.17 को साइड कर दो, सीधा सीधा ये पढ़ो 10⁵ 10⁵ का मतलब है कि 10 पर 4 जीरो, 10 पर 4 जीरो है ना। तो 4 जीरो लगा करके पढ़ते हैं फिर तो कितना आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख मीटर पर सेकेंड, लाख मीटर पर सेकेंड हवा खराब हो जाएगी। यानी 1 सेकंड में चालकों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं उनकी अच्छी खासी रफ्तार है यार, और इस रफ्तार से दौड़ते हुए भी वो करंट प्रवाह नहीं कर पा रहे हैं। नेट करंट कितना आ रहा है, 0। यानी इस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है फिर भी करंट कितना आ रहा है, 0। जबकि परिभाषा ये कहती है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह या आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, फिर भी धारा 0 है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों को कोई मोटिवेशन नहीं करने वाला है, उनको कोई दिशा देने वाला नहीं है। अगर इनको एक पार्ट टाइम के लिए दिशा मिल जाए ना तो एक भयंकर करंट में बदल जाएंगे। काहे में बदल जाएंगे, करंट में। अब इसी चीज को अपने को समझना है कि कोई ऐसा अगर हम अपना सिस्टम अपना लें कि हम इलेक्ट्रॉनों की दिशा को एक दिशा में कर सके, क्योंकि अभी तो ये सब तरफ जा रहे हैं। चालकों में जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, भयंकर। पर अगर हमारे पास कोई ऐसा जुगाड़ हो कि हम इलेक्ट्रॉनों की दिशा को एक ही दिशा में ले आए या दाएं बाएं कहीं भी लेकर जाएं तो क्या हमें करंट मिलेगा, क्या मिलेगा, करंट। इसी चीज को तो अपने को पढ़ना है यार, उसी का तो एक नाम होगा अनुगमन वेग। कौन सा वेग, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग एक्चुअल में किसके अगेंस्ट होगा, ऊष्मीय वेग के। यानी ऊष्मीय वेग के जो इलेक्ट्रॉन है 10⁵ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहा था और इसकी दिशा निश्चित नहीं थी, इस इलेक्ट्रॉन को हम एक दिशा दे देंगे, बेशक रफ्तार कम हो। जब रफ्तार कम होगी, दिशा दे देंगे तो क्या बहने लगेगी, करंट। क्या बहने लगेगी, करंट। ठीक, वो अभी बातें बाद में कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। मींस पहला पॉइंट, करंट टोटल 0 रहता है और उसके अंदर जो ऊष्मीय वेग से इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ये है 1.17 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और हमने किस फॉर्मूले से निकाला, वी आरएमएस बराबर रूट के अंदर 3 kT/m, जिसमें के क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक है जिसका मैग्नीट्यूड ये होता है। टी क्या है, रूम टेम्परेचर जिसका मैग्नीट्यूड 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में 300 केल्विन होता है। और हमने 300 ही क्यों रखा है, क्योंकि के की वैल्यू को ध्यान से आप देखो तो जूल पर केल्विन है, अगर वो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड होता तो हम 27 लिखते। कितना लिखते हैं, 27। बहुत अच्छे। और नीचे क्या लिखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ पार्टिकल। मास ऑफ पार्टिकल में कौन दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन। कौन दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो हम जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का ही तो मास रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। कोई आफत होनी नहीं चाहिए अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप पकड़ लेंगे, अगर नहीं पकड़ पा रहे तो वो गलती तुम्हारी भी है। मैंने अपना सब कुछ आपको दिया है कि हम चाहते हैं कि आप परफेक्ट पढ़ पाए। ठीक, तो ये पॉइंट उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा। इसका मतलब, इस लाइन का सिंपली मतलब ये है कि अगर कोई चालक रूम टेम्परेचर पे रखा है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पागलों की तरह दौड़ रहे हैं और रफ्तार कितनी है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कोई बुराई नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और सुन लो, इनका औसत वेग 0 है। इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 है, बट औसत चाल 0 नहीं है ना। जैसे यहाँ पे लिख देते, इस लाइन को याद रखना, जो अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं उनका जो औसत वेग है वो 0 है। वो क्या है, 0 है, बट औसत चाल 0 नहीं है। क्यों ऐसा, औसत चाल 0 नहीं है। इस लाइन को बस याद रखना जस्ट, क्योंकि पूछ सकता है। जब देखो भयंकर पेपर कठिन बनाएगा ना तो कुछ भी पूछ देगा। चालकों में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं रूम टेम्परेचर, तो बताओ उनका औसत वेग कितना होगा। तो याद रखना, औसत वेग उनका कितना होगा, 0। बट औसत चाल कभी 0 नहीं होगी। रीजन है उसके पीछे, वो सिंपली ये है, ये एक सदिश राशि है तो इसमें दिशा भी मैटर करेगी। क्या मैटर करेगी, दिशा। और ये कैसी राशि है, अदिश, तो इसमें दिशा मैटर नहीं करती है। ठीक है ना। तो जितना जाएंगे, चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए चाहे जिधर जाए, सारी चाल ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अगर तुमको मोटर लगा के कमरे में छोड़ दे, मोटर लगाकर एक कमरे में छोड़ दे और 1 घंटे तक लगातार घुमा दे पागलों की तरह, तो आपका औसत वेग 0 रहेगा, विस्थापन 0 रहेगा, बट ना तो आपकी दूरी 0 रहेगी ना ही औसत चाल 0 रहेगी। क्योंकि मान लो अगर हमने कहा कि आप कभी 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दौड़े, कभी 40, कभी 50, तो एक एवरेज चाल तो आएगी ना। तो एक एवरेज चाल मान लो 35 किलोमीटर पर घंटा, तो 1 घंटे में आप 35 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे थे, बट औसत वेग 0 रहेगा।
औसत वेग 0 और विस्थापन भी 0 रहेगा क्योंकि अपने स्थिति परिवर्तन नहीं किया, उसी कमरे में पागलों की तरह मरे जा रहे थे, है ना। वहीं पर अगर बात करें औसत चाल की तो वो 0 नहीं रहेगी और औसत दूरी भी 0 नहीं रहेगी, क्योंकि आप जब 35 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे थे ना कमरे में, तो कोई ना कोई तो दूरी तय किए होंगे, किलोमीटर 2 किलोमीटर। 35 किलोमीटर पर घंटे का मतलब है 1 घंटे में आप 35 किलोमीटर दूरी तय किए होंगे, पर विस्थापन कितना, 0। समझ में आया, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं माध्य मुक्त पथ की, मीन फ्री पथ की। मीन फ्री पथ क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन किससे टकराते हैं, धनायनों से। तो हमने आपको बताया था दो क्रमागत टक्करों के बीच, जब इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराएगा तो कितने टक्करों के बीच, 2। यानी एक बार जब यहां से यहां टकराएगा तो इसके बीच कितनी दूरी तय करेगा, तो कोई ना कोई मैग्नीट्यूड तो होगा। तो परिभाषा सुन लो अच्छे से। कह रहा है इलेक्ट्रॉन की धनायनों के साथ 2 क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी उसका इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ। और ये तीसरी बात हम बता रहे हैं आपको, 2 आपके सामने लिखी, आई नेट 0 और आई आर में वी आर में कितना होता है वो भी आपको निकाल के बता दिया, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट है माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, जब हम चालक को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पागलों की तरह दौड़ते हैं और धनायनों से टकराते हैं। तो 2 क्रमागत टक्करों के बीच जितनी दूरी तय करेंगे उसको क्या बोलेंगे, माध्य मुक्त पथ बोलेंगे। और इसे हम डिनोट करेंगे लैम्ब्डा से। चूंकि ये माध्य मुक्त पथ है तो जाहिर सी बात इसका जो मात्रक होगा वो मीटर होगा। क्या होगा, मीटर, क्योंकि पथ या रास्ते की दूरी को हम कहां से मापते हैं, मीटर से। बहुत अच्छे यार। आगे क्या कह रहा है, इसकी जो कोट है वो 10⁻⁹ मीटर की होती है। मतलब ये इसकी जो रेंज है वो 10⁻⁹ मीटर की होती है, मतलब बहुत कम, बहुत कम। ऐसे समझ लो, अरे यार ये, अरे दूरी हम फाइंड नहीं कर सकते, इतनी कम लिखी है ना, हम इसको लिख भी नहीं सकते बोर्ड पर, तो इसको थोड़ा याद रखें अच्छे से। अगला है शांति काल, रिलैक्स टाइम। कौन सा टाइम, रिलैक्स टाइम। तो रिलैक्स टाइम क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों के बीच नियमित अंतराल पर यादृच्छिक गति होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों के बीच, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों के बीच 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को क्या बोलते हैं, शांति काल कहते हैं। ये पॉइंट नंबर 4 है। कौन सा पॉइंट, शांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। रिलैक्सेशन टाइम, शांति काल, समय बराबर हम सभी इसे टाउ से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं, टाउ से। ठीक, इसे अच्छा हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर हम कहें टाउ बराबर, बोलो क्या होगा, तो टाउ बराबर होता है औसत चाल, सॉरी टाउ बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहां पे लिखेंगे माध्य मुक्त पथ जो कि एक दूरी है, चाल बराबर दूरी बटे समय, सॉरी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये औसत चाल है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, माध्य मुक्त पथ की वैल्यू बोलो कितनी है, 10⁻⁹ और चाल की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी 1.17 इंटू 10⁵। तो आप इसे ये छोड़ो, एवरेज लगभग वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, 10⁻14 सेकेंड। तो श्रांति काल का जो कोटि है, मींस ऑर्डर है, वो किस रेंज में है, 10⁻14 सेकेंड का। और माध्य मुक्त पथ का जो रेंज है वो 10⁻9 मीटर का। इसका सिंपली मतलब आपको बता दें क्या होता है, जब आप न्यूमेरिकल करने बैठेंगे तो श्रांति काल जब निकाला जाएगा तो याद रखना उसका जो अप्रॉक्स आंसर आएगा वो 10⁻14 सेकेंड के रेंज में आएगा। और जो माध्य मुक्त पथ मींस जो विस्थापन होगा 2 टक्करों के बीच, वो उसका रेंज हमेशा किस यूनिट में आएगा, मींस किस वैल्यू के रेंज में आएगा, 10⁻9 मीटर। वो 10⁻10 हो सकता है, 10⁻8 हो सकता है, कुल मिला के इस वैल्यू के आसपास रहेगा। इससे फायदा क्या मिलेगा, इससे तुम्हारा क्या फायदा, फायदा है, बिल्कुल है। इस फायदे का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल में आप वैल्यू के आसपास रहना चाहेंगे। अगर मान लो आंसर आ जाए 10⁻10 तो समझो गलत हो गया, है ना। टाइम अगर 10⁻10 सेकंड आ जाए तो समझो गलत हो गया। 20 सेकंड माइनस का 20 सेकंड आए तब भी गलत हो गया। तो आंसर -14 के अप्रॉक्स होना चाहिए, जैसे -16 हो जाए, -13 हो जाए, -12 हो जाए, इसके आसपास रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया श्रांति काल। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अच्छा ये अभी तक की जो बातें थी वो तब की थी जब हमने चालक को रूम टेम्परेचर पे रखा और हमने कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, ये तब की बातें हैं। क्या होगा अगर हम चालक के सिरों के बीच एक बैटरी लगा दें, यानी अगर वही चालक लें जिसमें इलेक्ट्रॉन पागलों की तरह दौड़ रहा था, तो अगर हम उसमें क्या लगा दें, एक बैटरी लगा दें। क्या लगा दें, बैटरी। और ये इस आज की वीडियो का लास्ट फिनोमिना, इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना। यहां पे लिख सकते हैं क्या होगा यदि चालक को बैटरी से जोड़ दें। बैटरी से जोड़ दें, है ना। मतलब एक हमारे पास फिनोमिना है
कि क्या होगा यदि चालक को बैटरी से जोड़ दें। तो सिंपली है, हम एक चालक को बना लेते हैं, है ना, ये अपना एक चालक है। अच्छा, पहले क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन पागलों की तरह दौड़ रहे थे, पर उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं था, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं था। अब क्या किया हमने इनको एक बैटरी से लगा दिया। क्या लगा दिया? बैटरी से, माइनस और प्लस। तो इनके बीच एक वोल्टेज क्रिएट हो गया, यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज और यहाँ पे कम, मीन्स यहाँ पे प्लस और ये वाला माइनस, मीन्स यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा है और यहाँ पे वोल्टेज कम है। होगा क्या, इसके जैसे हम इस चालक को बैटरी से जोड़ेंगे तो इसके सिरों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, जिसका डायरेक्शन होगा प्लस टू माइनस, जिसकी जो दिशा होगी वो किधर होगी? प्लस से माइनस की ओर। तो हमें याद है अच्छे से, हमने पहले ही बताया था इसको पढ़ाने से पहले कि याद हमें कुछ बता के गए हैं। इलेक्ट्रॉन की दिशा में कौन चलेगा? धनावेश। इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में कौन चलेगी? करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ध्यान से देखना, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो भाई साहब सब ऐसे मूव करेंगे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, और जो धनावेश होगा वो कुछ ऐसे मूव करेगा। क्या बात समझ में आ रही मेरी? ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के उल्टी दिशा में तो करंट बहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें जो करंट आएगी वो ऐसे आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं, है ना। और ये करंट आई किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा क्या हुआ जो करंट आने लगी? जब नहीं लगाती तब तो नहीं आ रही थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ तो किया होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम क्या करती है तो हम आपको बता दें, जो इलेक्ट्रॉन बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले पागलों की तरह रैंडमली मोशन कर रहे थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर देंगे। बट ये जो निश्चित दिशा में इनका वेग होगा वो बहुत कम होगा, लगभग मान लो ये, मतलब इस रफ्तार का 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के वेग से एक नियत दिशा में चलना शुरू करेंगे, और इस नियत दिशा में चलने के कारण उसमें क्या बहना शुरू हो जाएगी? करंट। क्या बहना शुरू हो जाएगी? करंट। और इस जो नियत वेग की जो परिमाण को हम एक नाम देंगे, उसका नाम होगा ये अनुगमन वेग। इस वेग में होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है? क्या? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? जब हमने इसको, इस चालक को बैटरी से लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है? इस वाले एंड से इस वाले एंड की तरफ गति करना चाहो तो इस वाले सेक्शन को ध्यान से देखो, तो इधर से इधर आ रहा है। इसका मतलब ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर पागलों की तरह नहीं, बल्कि कुछ मिनी रफ्तार से दौड़ने लगेगा, और उस मिनी रफ्तार का ही नाम क्या है? अनुगमन वेग। और ये रफ्तार का मैग्नीट्यूड ये है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। मींस ये वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, बट इसकी वजह से इनको एक निश्चित डायरेक्शन मिल जाता है, और उस डायरेक्शन की वजह से इसमें क्या बहने लगती है? करंट। पहले जो हमने पढ़ाया था कि रूम टेम्परेचर में जब चालक को रखते थे तो करंट जीरो आता था, करंट जीरो, बट अब करंट जीरो नहीं है। इस करंट का मैग्नीट्यूड हम आपको कल की क्लास में बताएंगे, हालांकि इसका मैग्नीट्यूड ये होगा NeAVD। इसमें Vd क्या है? Vd अनुगमन वेग है। Vd क्या है? अनुगमन वेग है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और A क्या है? एरिया। ये क्या है? एरिया। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम कल बात करेंगे, बट अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि अनुगमन वेग क्या होता है। तो एक बार रिपीट करते, ध्यान से सुनना। देखो, हम सभी जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो किधर जाएगा? ऋणावेश से धनावेश, या सिंपली कहें निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। या और भी एक तरीका है कि वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे लगाया, इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ेगा तो करंट ऐसे दौड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की उल्टी दिशा में करंट बहता है। और या सिंपली कहें, जो करंट आएगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा। किधर आएगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। किस वेग के कारण? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग में क्या होता है? ये एक नियत वेग है और सूक्ष्म वेग है। सूक्ष्म नियत वेग है, बट इसमें दिशा होती है। पीछे वाले में क्या था? वो पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसमें वेग में इलेक्ट्रॉन जो था वो पागलों की तरह दौड़ा जा रहा था, उसके पास कोई एक निश्चित दिशा नहीं थी। सेम आप अपनी लाइफ में भी इसे फॉलो कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा पढ़ करके सक्सेस नहीं हो सकते, पर एक निश्चित डायरेक्शन में थोड़ा पढ़कर आप सक्सेस हो सकते हैं। इसका सिंपली मतलब यही है ना। तो करंट तब बहेगा जब वो किस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा? अनुगमन वेग। क्या वो उष्मीय वेग से दौड़ करके करंट ला सकता है? क्या उष्मीय वेग का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है? इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो +5 मीटर पर सेकेंड है, -4 मीटर पर सेकेंड है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक। अब ध्यान से सुने, कह रहा है धातु के चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो अनियमित गति होती है उसके ऊपर विपरीत दिशा में सूक्ष्म परिमाण की गति अध्यारोपित हो जाती है, और इसी गति के कारण सूक्ष्म औसत नियत वेग से क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं।
कौन सा वेग? अपवाह वेग बोलो चाहे अनुगमन वेग बोलो, और इसको हम किस अक्षर से लिखेंगे? वीडी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग को हम कहां से लिखेंगे? वीडी से। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग कहते हैं और इसका मान बहुत कम होता है, इसका मान बहुत कम होता है और इसी के कारण इसमें क्या बहने लग जाती है? करंट। क्या बहने लग जाती है? करंट। एक बात नोट पॉइंट में लिख लो कहीं पर, क्या एक बार हम आपको बोले दे रहे, सुन लो। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो यादृच्छिक गति है वो चाल ताप पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है? ताप पर, परंतु आरोपित विद्युत क्षेत्र पर नहीं। ठीक। अगला पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रॉन का पथ सरल रेखीय होता है। यानी जब विद्युत क्षेत्र नहीं होता है तब जब इलेक्ट्रॉनों के बीच, इलेक्ट्रॉन का धनायनों के बीच टक्कर होता है तो उनके बीच जो गति होती है वो सरल रेखीय होती है, सीधी रेखा में होती है। परंतु अगर हम विद्युत क्षेत्र लगा दें तो ये इलेक्ट्रॉनों की गति होगी वो परवलयाकार हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? परवलयाकार। तो पॉइंट सुन लो, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉनों का जो पथ होगा वो सामान्यतः परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आज पूरा बेसिक था और आज हमने बात की है कि करंट क्या है, करंट के फ्लो को समझा और धातुओं में चालन को समझा। ठीक है ना? तो ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास में आप याद रखना। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे जैसे धारा घनत्व है, ओम का नियम है, प्रतिरोध है और धात्विक चालकों में करंट जिसका मैग्नीट्यूड ये निकालेंगे। तो सारी बातों पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।